नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फार्मेसी फ्रेशर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, आज के अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि फार्मेसी फ्रेशर इंडस्ट्री में जॉब कैसे सर्च करें या जॉब कैसे वहाँ पे प्राप्त करें। तो ये वीडियो जो है ये फार्मेसी फ्रेशर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या सावधानियां और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए रिज्यूम एक अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज्यूम बनाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं बाई क्वालिफ़िकेशन एम.फार्म हूँ और मैंने अपना एम.फार्म BBDN ITM लखनऊ से कंप्लीट किया हुआ है और पिछले 12 सालों से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है और हम लोग कैंडिडेट रिक्रूटमेंट और उनके सिलेक्शन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक जो कि फार्मेसी फ्रेशर फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कैसे सर्च करें इसको स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी फ्रेशर अगर आप देखेंगे तो फार्मेसी फ्रेशर मतलब कोई भी हो सकता है। वो डिप्लोमा इन फार्मेसी भी हो सकता है, बैचलर इन फार्मेसी भी हो सकता है, मास्टर इन फार्मेसी भी हो सकता है। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इनके मन में बड़ा संशय रहता है कि फार्मा इंडस्ट्री में मुझे कैसे जॉब मिलेगी, किस चैनल के थ्रू मिलेगी, कौन सा प्रोसेस मुझे फॉलो करना है जिसके थ्रू मुझे जॉब मिलेगी। तो जॉब कैसे सर्च करते हैं इनके बारे में इनके माइंड में क्लियर आइडिया नहीं रहता। अब जो कि ऐसे कॉलेजेस जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है, तो कैंपस सिलेक्शन होता है तो वहाँ के बच्चे इसके बारे में काफ़ी हद तक अवेयर रहते हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी रहती है और मोस्ट ऑफ बच्चे कैंपस सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं होती। बट अगर इंडिया का सिनेरियो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको बच्चों के प्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब बच्चे आए, उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उनको फीस सबमिट की और वो वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करके निकल गए। वो प्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचते और वो ज़्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं करते। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे कैंपस नहीं होता, जहाँ के स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि हमको इंडस्ट्री में कैसे जॉब सर्च करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जॉब सर्च करने से पहले हमको क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग सेकंड में जॉब सर्च या जॉब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले सेलेक्ट एरिया और फील्ड, दूसरा चीज़ होता है उसके बाद आप रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज, प्रिपेयर प्रॉपर रिज्यूमे, सेलेक्ट लोकेशन, सर्च कंपनी, गेट HR कॉन्टैक्ट एंड ईमेल ID। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेक्ट एरिया और फील्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एक बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें R&D होता है, F&D होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, पैकेजिंग होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्लिनिकल रिसर्च होती है। तो n नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में, किस एरिया में जाना है। सपोज दैट आपको प्रोडक्शन में जाना है तो आप प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, QA में जाना है तो आप QA सेलेक्ट कर लीजिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अरे किसी भी फील्ड में जॉब मिल जाए तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप पहले फील्ड डिसाइड कीजिए, आपको किस फील्ड में जाना है, इंडस्ट्री के किस फील्ड में जाना है। R&D, F&D, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, A&D हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। आपको किस फील्ड में जाना है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, किस फील्ड में जाना है, पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड चीज़ क्या आएगी, गेट रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज। अब आपने क्या किया, आपने एक बार एरिया सेलेक्ट कर लिया कि मुझे किस एरिया में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से आपको अपना स्किल और नॉलेज अपडेट करना है। मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो जैसे कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, आपको प्रोडक्शन में जाना है,
तो प्रोडक्शन में आपको जाना है तो आपको फार्मास्यूटिक्स के बारे में थोड़ा अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जैसे डिफरेंट डोजेस फॉर्म क्या क्या होती हैं, ठीक है, सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, पेरेंट्रल होती हैं, ठीक है, क्या होता है सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म में जाना चाहते हैं सपोज दैट, तो उसके बारे में आपको टैबलेट कैप्सूल के बारे में जानकारी रखनी है, टैबलेट क्या होती है, कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे ग्रेनुलेशन में भी ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेनुलेशन क्या होता है, वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, उसके बाद कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, टूलिंग क्या होती है, कोटिंग क्या होती है, कोटिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं, कोटिंग क्यों करते हैं, ठीक है, कैप्सूल क्या होता है, ठीक है, हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, कैप्सूल इनकैप्सुलेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो आपको क्या इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है। अब तीसरा क्या हो गया, प्रिपेयर ए प्रॉपर रिज्यूमे। आपका जो रिज्यूम होता है वो बहुत ही प्रॉपर और सिस्टमेटिक होना चाहिए। एक अच्छा रिज्यूम और सिस्टमेटिक रिज्यूम आपके कैंडिडेट के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है इसमें कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप खुद तो पहले जाएंगे नहीं, क्योंकि आप वहाँ सबसे पहले अपना रिज्यूमे भेजेंगे। तो ये जो रिज्यूमे होता है ये आपको कम्प्लीटली वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप फिजिकल रूप से वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ये रिज्यूमे जो है आपको वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो इस रिज्यूमे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो मैंने इसके पहले के वीडियो हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूमे उसमें पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है, रिज्यूमे में क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं रखनी है। वो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। अब इसके बाद आता है, अब हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, हमने रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज भी गेन कर लिया, प्रॉपर रिज्यूमे हमने बना लिया। अब सेलेक्ट लोकेशन। मैं लोकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में क्या है, कुछ क्लस्टर्स है, कुछ क्लस्टर या कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग लेंगे तो जैसे हिमाचल हो गया, हिमाचल में बद्दी पूरा हब है वो फार्मा का। वहाँ छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी कंपनियाँ, 2-3 कमरों की कंपनियों से लेके बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, एमएनसी कंपनियाँ भी हैं, रेगुलेटरी यूनिट्स भी हैं, डोमेस्टिक यूनिट्स भी हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं छोटी छोटी। उसके बाद सोलन में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। फिर इधर पौंटा साइड में आएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो हरिद्वार है, हरिद्वार में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। उसके बाद देहरादून के सलाकुई में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में पीथमपुर है, पीथमपुर में बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां भोपाल में भी हैं। फिर आप गुजरात आएंगे, गुजरात में बहुत सारी कंपनियां हैं। गुजरात में मेनली अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद और बड़ोदरा, वापी, यहाँ पे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। भरूच और दमन में भी बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो जैसे आप महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो औरंगाबाद में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सिक्किम आजकल एक फार्मा का बहुत बड़ा हब है। गुवाहाटी में भी नया क्लस्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी लोकेशन जो है ना, यहाँ पे क्या है कि कंपनियों की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि मुझे किस लोकेशन पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ये माइंड में उनकी ये आता है कि अरे भाई हम इतना दूर कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, ठीक है। अब मैं घर कैसे छोड़ूंगा, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स हैं, उनको होम सिकनेस रहती है, तो ठीक है वहाँ जाऊँगा तो मैं रहूँगा कैसे, खाना कैसे खाऊँगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो इसीलिए हमको ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, अगर वहाँ पे कंपनियाँ रहेंगी तो हमको स्विच करने में आसानी होगी। तो इसीलिए आपको लोकेशन भी सेलेक्ट करना है। अब अगला क्या होगा कि हमको कंपनियाँ सर्च करनी है, ठीक है, किस लोकेशन में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो हमारा टारगेट अच्छी कंपनियाँ हैं वो होना चाहिए। अच्छी कंपनियों में सपोज दैट बात करेंगे आप, सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे तो एवॉट हो गई, टोरेंट हो गई, एल्केम हो गई, एलम्बिक हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। सनोफी हो गई, फाइजर हो गई,
ठीक है। उसके बाद जायडस कैडिला हो गई, कैडिला फार्मास्यूटिकल हो गई, इंटास हो गई, एमनिल हो गई, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हमको अच्छी कंपनियां, जो हमारी अच्छी कंपनियां, उनमें हमको जॉब मिले। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एचआर का कॉन्टैक्ट और मेल आईडी सर्च करनी है। तो एटलीस्ट जब आप फाइनल ईयर में हो और उसके बाद तो आपके पास एक अच्छी खासी कंपनियों के एचआर के कॉन्टैक्ट और उनकी मेल आईडी होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे सिंपल सा जवाब है, अगर आपको कंपनियों के एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी चाहिए तो आप लिंक्डइन पे जाके ले सकते हैं। वहाँ पे कंपनियों जो भी कंपनियाँ हैं उनकी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से नंबर लेके डायरेक्ट एचआर को कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, क्योंकि हमको जॉब लेनी है, ठीक है। और अगर उनकी मेल आईडी है तो उनके मेल आईडी पे हम लोग एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में जॉब एप्लीकेशन जो है भेज सकते हैं। बट वो जो मेल है वो प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, ठीक है। और हम फ़ोन पर भी एचआर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमें उनसे बात करनी है, ठीक है। और वो जो हमारा बात करने का लहजा होना चाहिए वो प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए। एचआर को लगे कि हाँ, ये कैंडिडेट जो है ये सीरियस और प्रोफेशनल है, ठीक है। आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। आप उनसे जॉब वैकेंसी की अपनी पूरी डिटेल बताने के बाद आप उनसे जॉब वैकेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, और उनको समय समय पर कॉल करते रहना चाहिए, कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको कंपनियों की प्रोफाइल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आपको जो अपना सीवी जो है वहाँ पे वो अपना सीवी ड्रॉप कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये तो चीज़ें हो गई कि हमको मतलब अब जॉब सर्च कैसे करना है, उसके पहले हमको क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी है। सपोज दैट हमको एरिया सेलेक्ट करना है, उसके बारे में नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंपनियों का क्या कौन कौन सी कंपनियां हैं उनको उनकी लिस्ट बना लेनी है, और एचआर का मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे किन चैनल्स के थ्रू हमारी जॉब लग सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट मतलब सीधे कंपनी में जाके, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेथड है ये सबसे इफेक्टिव वे है फार्मा इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त करने के लिए। अब आज के समय का तो नहीं बता सकता, बट हम लोगों के समय में बद्दी क्या था, बद्दी अगर आप जाएंगे हिमाचल के तो वहाँ पे लगभग पूरे भारत के बी फार्म फ्रेशर आते थे, और वो अपना रिज्यूमे लेके डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सेस मेथड में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको लोकेशन डिसाइड करनी है, आपको किस लोकेशन पे जॉब करना है। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे क्लस्टर हैं। जैसे गुजरात की बात करेंगे तो अंकलेश्वर है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, वापी है, भरूच है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो पीथमपुर है। इसके बाद सिक्किम में बहुत सारी कंपनियां हैं, गुवाहाटी में बहुत सारी कंपनियां हैं, दमन में है। हिमाचल की बात करेंगे तो बद्दी है, सोलन है, पोंटा साहिब है। तो ये इन सारी जगहों पे बहुत सारी कंपनियां हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो नासिक है, नासिक, औरंगाबाद, बॉम्बे, गोवा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, बंगलोर और चेन्नई। तो इन लोकेशंस पे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, सपोज दैट मुझे बद्दी जाना है, ठीक है, तो आप तो इसके बाद जब आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया तो आप इन इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, ठीक है। अपने रिज्यूम को इंडस्ट्री में फॉरवर्ड कीजिए डायरेक्ट जाके, ठीक है। अब इसमें क्या क्लॉज है, अब जैसे बड़ी कंपनियां हैं, जो एमएनसी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, रेगुलेटेड यूनिट्स हैं, ठीक है, उनमें आप बड़ी कंपनियों में आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप गेट पर जाएंगे तो सिक्योरिटी वाला आपको, जब तक एचआर आपको बुलाएगा नहीं, आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं होगी, तब तक सिक्योरिटी वाला गेट पे जो सिक्योरिटी होता है वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। बट लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेस से जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आप अगर डायरेक्ट जाएंगे तो एचआर भी सोचता है कि भाई कैंडिडेट अगर हमारे पास छोटी कंपनियों में हमारे पास आ जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेंस, उनके मतलब खर्चे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी कैंडिडेट को बाहर से बुलाएगा इंटरव्यू के लिए
तो उसका TAD देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें पैसे लगेंगे, कैंडिडेट का आने का खर्चा और जाने का खर्चा देना पड़ेगा, टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। तो छोटी कंपनियों में क्या होता है, HR चाहता है कि भाई बंदा आ गया तो चलो हम इंटरव्यू कंडक्ट करा लेते हैं, अगर बंदा अच्छा है तो उसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, उनमें क्या रिज़ाइन गिरते रहते हैं समय समय पर, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लोग छोड़ते रहते हैं, ठीक है। और अगर पता चला कोई रिज़ाइन पड़ा है, 2-4 रिज़ाइन पड़े हैं और आप वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, तो HR आपका तुरंत इंटरव्यू करा देगा, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका इमीडिएट सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बट ये छोटी छोटी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल, बड़ी कंपनियाँ डायरेक्ट आपको एक्सेस नहीं करने देती हैं, आप वहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर भी नहीं सकते। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग कंसल्टेंसी की। अब इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी कंसल्टेंसी होती हैं, ठीक है, आप उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ जाइए, कंसल्टेंसी से बात कीजिए, उनको बताइए कि भाई मैं D.Pharm ग्रेजुएट हूँ, मैं D.Pharm पास आउट हूँ, B.Pharm पास आउट हूँ, M.Pharm पास आउट हूँ। आप उनके बारे में बताइए, उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके, और वो उनकी कुछ कंसल्टेंसी ऐसी हैं जो कि आपसे एक फॉर्म भी फिलअप करवाती हैं, आप उनका फॉर्म फिलअप कीजिए। कुछ कंसल्टेंसीज आपसे कुछ फीस चार्ज करती हैं, आप उनकी फ़ीस सबमिट कीजिए, ठीक है, और फिर वो आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कंपनियों में भेजते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अब इसमें क्या है कि काफ़ी सारी कंसल्टेंसी, जो अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी हैं, उनका कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट होता है मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट है, और कंसल्टेंसी है, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी आपकी जॉब लगवा सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, अच्छी कंसल्टेंसियों का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसमें क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है, कंपनी का भी फ़ायदा होता है और कंसल्टेंसी का भी फ़ायदा होता है और कैंडिडेट का भी फ़ायदा होता है। अगर कंपनी रिक्रूट करेगी तो फिर वो HR को कैंडिडेट मिलेंगे, वो डेटा बैंक नहीं मिलता, तो वो लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करते हैं कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस का, इस फील्ड का बंदा इतने पैकेज तक चाहिए। तो कंसल्टेंसियाँ क्या करेंगी, वो पूरा डेटा बैंक कलेक्ट करेंगी, उनके पास ऑलरेडी रहता भी है बहुत सारा रिज्यूमे, आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं, फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, फिर वो आपका रिज्यूमे कंपनी को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर कंपनी का जो HR रहता है, जो रिक्रूटमेंट सेल रहती है, वो चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन को, अगर आप उनकी क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो फिर वो ओके कर देंगे, बाद में इंटरव्यू शेड्यूल होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो ये कंसल्टेंसी जो है, कंसल्टेंसियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ कंसल्टेंसी ऐसी होती है जो आपसे चार्ज लेती हैं, और मैक्सिमम कंसल्टेंसी जो अच्छी कंसल्टेंसीज हैं वो कंपनी से चार्ज लेती हैं, पर कैंडिडेट के हिसाब से उनका कुछ परसेंटेज फिक्स रहता है कि अगर ये कैंडिडेट सेलेक्ट होगा तो हमारा इतना % चार्ज रहेगा। कंपनी का भी फ़ायदा, उसको पर्टिकुलर उनका जो HR का उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उनको कॉल नहीं करना पड़ेगा, उनको पूरा एक डेटा बैंक कंसल्टेंसी ट्रांसफ़र कर देगी और उनका इंटरव्यू अरेंज कर देगी, और बाद में इंटरव्यू होगा और उसमें अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 2 मेथड तो हो गए, डायरेक्ट एक्सेस और कंसल्टेंसी। तीसरा कैसे है, रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन साइट। अब आज की डेट में ऐसी बहुत सी साइट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन साइट्स हैं। जैसे आप बात करेंगे कि फार्मा जॉब्स हो गई, naukri.com हो गई, फार्मा वैकेंसी हो गई, ठीक है, बहुत सारी हैं वेबसाइट हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपनी डिटेल वहाँ पे फिलअप कीजिए, ठीक है, अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए, ठीक है, अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए। और ये जो भी वेबसाइट्स हैं, टाइम टाइम पर जैसे वैकेंसीज आएंगी, ये आपको बाई फ़ोन या फिर बाई ईमेल आपसे कांटेक्ट करेंगी और कांटेक्ट करके आपका इंटरव्यू अरेंज करा देंगी। तो आजकल काफ़ी सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन साइट्स के थ्रू आती हैं, ठीक है। ये जो भी साइट्स हैं, जैसे फार्मा जॉब्स हो गया, naukri.com हो गई, फार्मा वैकेंसी हो गई, ठीक है, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे जॉब ऑफर आते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट को डिस्प्ले करते हैं, आप जाइए उन पर अप्लाई कीजिए, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये बाई फ़ोन या बाई ईमेल आपसे कांटेक्ट करती हैं। अब अगला क्या है, फ्रेशर वॉक-इन। आज अगर करंट सिनेरियो देखा जाए, लगभग पिछले 3-4 सालों से तो फ्रेशर्स की डिमांड इंडस्ट्री में बहुत बढ़ गई है। हम लोग ने जब करियर स्टार्ट किया था 10-11 में, तो उस समय फ्रेशर को कोई लेता नहीं था, सबको एक्सपीरियंस चाहिए होता था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो फ्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है,
कई रीज़न है, मेन रीज़न आप मान सकते हो कॉस्ट सेविंग, क्योंकि फ्रेशर क्या है कि इनका पैकेज, इनिशियल पैकेज एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस कम रहता है, तो ये कॉस्ट सेविंग में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो समय समय पर, ठीक है, समय समय पर फ्रेशर के लिए वॉक इन ड्राइव भी कंडक्ट करती हैं, और इनकी डिटेल आपको सोशल साइट्स या जॉब साइट्स पर मिल जाएगी। जैसे naukri.com होगी, यहाँ पे भी अगर कोई वॉक इन है, फार्मा ट्यूटर है, वॉक इन है, तो उसके बारे में डिटेल आती है। और ये जो वॉक इन और वैकेंसीज़ हैं, इनकी डिटेल जो है मैं डेली बेसिस पे अपने चैनल पे भी अपडेट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो आपको ये नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। मैं डेली बेसिस पे अपने चैनल पे जो भी वैकेंसीज आती हैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस, उसको मैं अपडेट करता हूँ। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। अगला है रेफरेंस ऑफ सीनियर। ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है। सीनियर एक ऐसा प्राणी है ना जो हमको कॉलेज से लेके ना हर जगह फ़ायदा ही देता है, कुछ नुकसान नहीं करता। कॉलेज में हमारी एजुकेशन में हेल्प करता है, हमको नोट्स प्रोवाइड करता है, हमको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हमको वो प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री में अगर है तो हम उसके पीछे लगे रहेंगे तो हमको वो जॉब भी दिलवाता है और हर संभव मदद करता है। इस केस में क्या है कि आप अपने कॉलेज के सीनियर्स जो है ना, ठीक है, कि रेफरेंस से भी जॉब पा सकते हैं। और जॉब पाने का ये जो है ना, ये सबसे मतलब सटीक, अगर मैं बोलूँ तो सबसे सटीक और इफेक्टिव मेथड है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए तो देखो आपको ना अपने सीनियर से अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, ठीक है, अच्छे और स्ट्रांग रिलेशन रखने पड़ेंगे, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो सीनियर्स जो है आपको अपना रेफरेंस दे सकें, ठीक है, और आपके हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहें। इसीलिए आपको अपने जो सीनियर्स हैं ना, कॉलेज टाइम से ही उनसे अच्छे संपर्क रखिए। बट जो सीनियर्स अच्छे हैं, जो सिंसियर हैं, जो लेबोरियस हैं, जो पढ़ाई में ठीक हैं, उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग रखिए, ठीक है। अब आज के समय में मैं देखता हूँ कि लोग जो सीनियर और जूनियर का रिलेशन है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया। हम लोगों के टाइम पे क्या था कि हम सीनियर्स का रिस्पेक्ट करते थे और हमारे सीनियर्स जो है हमारी हर संभव मदद के लिए तैयार रहते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम बद्दी गया था तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। मैं गया अपने सीनियर के यहाँ, लिया बैग पटका और वहाँ पे रहने लगा। मैं उनका आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे रहने और खाने के लिए जगह दी, ठीक है। तो बट शर्त वही है कि पता चला आप 4 साल कॉलेज में रहे, आप सीनियर्स को देख के उसको मिस भी नहीं करते थे, ठीक है, उसको कुछ समझते नहीं थे, तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि जब आप वो इंडस्ट्री में अगर ठीक ठाक पोजीशन पे है, ठीक है, 4 सालों में आपने कभी उससे बात नहीं की, कोई मतलब नहीं रखा, फिर आप उसको फ़ोन करते हो कि नहीं अरे सर मुझे जॉब दिलवा दीजिए, तो सही में नहीं दिलवाएगा वो बोलेगा अरे कौन आदमी यार, कभी बात ही नहीं हुई, कॉलेज में तो बड़ा हीरो बन के घूमता था, ठीक है। बट ऐसा मत कीजिए, आप अपने सीनियर से अच्छे रिलेशन रखिए। अब वो क्या है कि वो आपकी ना अपनी कंपनी में जॉब लगा सकते हैं जी। रेफरेंस जो नाम की चीज़ होती है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी जैसे कोई आदमी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इंडस्ट्री में भी उसके पर्सनल रिलेशन होंगे। कोई वैकेंसी आ गई तो उसको पहले पता होगा कि भाई मेरी कंपनी में वैकेंसी है, 2 वैकेंसी 4 वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, वो सीनियर को पता होगा। उसको ये भी पता होगा कि कौन सा बंदा इंटरव्यू लेने के लिए जाएगा, अगर वो इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है तो क्या क्वेश्चंस पूछेगा वो, ठीक है। अब जैसे वो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है, इंटरव्यू कंडक्ट है, ठीक है, वो बोल देगा कि भाई पर्सनल कांटेक्ट है कि थोड़ा देख लेना सर, इसको अपना बंदा है, अच्छा बंदा है। तो बस फिर क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, कि आदमी जान पहचान का। तो रेफरेंस बड़ा काम करता है। बट ये भी चीज़ है कि जल्दी से कोई आदमी रेफरेंस नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने रेफरेंस दिया है तो सबसे पहले एचआर ही पूछेगा आप इनको कैसे जानते हो। अगर आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है तो वो बोलेंगे हमारे सीनियर है, तो एचआर को एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, नहीं यार ये आदमी हमारी इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर इसके रेफरेंस से कोई आदमी आया है तो ये भी अच्छा होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर आदमी आया, ज्वाइन किया, उसने बराबर काम नहीं किया और महीने 2 महीने में छोड़ के चला गया, तो क्या होता है, वो रेफरेंस ख़राब होता है। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी वो आदमी ट्राई करेगा ना तो सीनियर उसको रेफरेंस नहीं देगा, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना फैकल्टी में अपना रेफरेंस ऑफ सीनियर, ये मतलब अगर मैं बोलूँगा तो ये रामबाण मेथड है। अब अगर वो आपका सीनियर
अपनी कंपनी में जॉब नहीं दिलवा पाया तो वो आपकी बाकी चीज़ों में भी मदद कर सकता है। वो आपको रहने के लिए जगह दे सकता है, खाने पीने की आपका अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो दूसरी इंडस्ट्री में होंगे, दूसरी मतलब फार्मा कंपनियों में होंगे, वो उनसे बात कर सकता है। अगर वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ भी अपनी जॉब लगवा सकता है। मतलब अगर आप सीनियर से अच्छे संबंध रखेंगे तो आपका नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अब अगला आता है फैकल्टी मेम्बर्स। आप अपनी फैकल्टी से भी अच्छे रिलेशन बना के रखिए। अच्छे रिलेशन मतलब एक डिस्टेंस, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। हमेशा टीचर और स्टूडेंट्स में एक डिस्टेंस होना चाहिए। रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, ठीक है। उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए बट एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो अब क्या है भाई, फैकल्टी मेंबर है, वो भी फार्मा है, उसके बहुत सारे फार्मा बैकग्राउंड्स हैं, उसके सीनियर्स होंगे, उसके क्लासमेट होंगे, बैचमेट होंगे, उनके बहुत सारे जूनियर होंगे जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे। अगर आपके अपनी फैकल्टी से अच्छे रिलेशन हैं, आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, तो आप अगर उनसे बोलेंगे कि सर हमको जॉब की ज़रूरत है, आप इंडस्ट्री में अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट हैं तो आप ट्राई कीजिए, तो अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वो बिल्कुल मदद करेगा। ये भी एक इफ़ेक्टिव मेथड है इंडस्ट्री में जॉब पाने का। अब अगला आता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। अगला जो है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो डिपार्टमेंट होता है ना, ये लगभग सारे कॉलेजेस में होता है। जहाँ तक मुझे पता है ये शायद PCI की रिक्वायरमेंट भी होती है कि हर एक कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होना चाहिए। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद PCI की रिक्वायरमेंट है ये कि हर कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होना चाहिए, और वो होता भी है। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। अब जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो रेपुटेड कॉलेज हैं, वहाँ पे पूरी एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का, ठीक है। उनके जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के जो मेंबर्स होते हैं या फिर उनका जो हेड होता है, वो नॉर्मली इंडस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं और उनके इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे टर्म्स होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो वो लोग वहाँ के HR से, वहाँ के टेक्निकल पर्सन से कांटेक्ट करके अपने कॉलेज में उनको कैंपस के लिए इनवाइट करते हैं। तो लगभग उनका जो भी फूडिंग लॉजिंग का जो एक्सपेंसेस है वो कॉलेज ही वियर करता है, ठीक है। बट बहुत सारे कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टूडेंट के प्लेसमेंट से लेना देना नहीं होता, या वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ऐसे तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल है ना, वहाँ पे जाएं, उनसे बात करें, उनको बताएं कि सर हमको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री में हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके मेरी हेल्प कीजिए, तो वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि अगर आपको जॉब सर्च करना है, जॉब लेना है इंडस्ट्री में, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फील्ड सेलेक्ट करनी है, उसका रिक्वायर्ड नॉलेज लेना है, रिज्यूम बनाना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फार्मा इंडस्ट्री की एक लिस्ट बनानी है, उसके बाद HR से कांटेक्ट करना है। और किन किन मेथड से, डायरेक्ट एक्सेस मेथड से हम लोग डायरेक्ट जाके कंपनियों में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी के माध्यम से जॉब ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन साइट से कर सकते हैं, फ्रेशर्स वॉक इन के थ्रू ले सकते हैं, रेफरेंस ऑफ सीनियर के थ्रू हम जॉब हमको मिल सकती है। उसके बाद फैकल्टी के रेफरेंस से हमको जॉब मिल सकती है, और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के थ्रू भी हमको जॉब मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की, ठीक है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो फ्रेशर्स हैं, फार्मेसी फ्रेशर्स हैं, D Pharm, B Pharm, M Pharm, ये उनके लिए लाभदायक होगा। तो अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, या प्रोसेस। इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये जो वीडियो है ये बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पे अपडेट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं अपने चैनल पे डेली बेसिस पे जो भी वैकेंसीज़ आती हैं उनको अपडेट करता हूँ। तो अगर आपको वो अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप वहाँ से जाके अपना जॉब एप्लीकेशन प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।